हेलो। ओके, सो गुड मॉर्निंग बच गुड मॉर्निंग ध्रुव, गुड मॉर्निंग शोभा, गुड मॉर्निंग भूपेंद्र, गुड मॉर्निंग लक्षिका, गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग करीना, गुड मॉर्निंग राघवेंद्र, गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग जयश्री, गुड मॉर्निंग राघवेंद्र। मैं एकदम बढ़िया बेटा, एकदम बढ़िया, मैं एकदम परफेक्ट। अच्छा, शुक्र, थैंक यू भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग तुबा। एक सेकंड रुकते हैं, अपन सबको आने देते हैं। एक सेकंड, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है इस पे शायद, है ना? चलो इसको हम लोग हटाते हैं फिर। देखिएगा। सो कुछ पढ़ा तुम लोगों ने अभी तक यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर? बताइए मुझे, मैनेजमेंट में कुछ पढ़ा तुम लोगों ने अभी तक? हम कुछ बताओगे? थोड़ा बताओ मुझे, क्या पढ़ लिया तुम लोगों ने अभी तक मैनेजमेंट में? जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था वहां तक पढ़ लिया क्या? हाँ। मेरी हाइट बहुत कम है क्या? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा इतनी भी कम नहीं है। क्या बात साहिल, बहुत ही बढ़िया। गुड मॉर्निंग आफरीन। क्या यस सर? यस? व्हाट यस सर? किस बात के लिए यस बोल रहे हो? व्हाट यस? यस, अच्छा पढ़ लिया, ओके ओके, पढ़ा तुम लोगों ने, नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। स्टाफिंग, हाँ स्टाफिंग तक क्या था हम लोगों ने कल? ऑर्गेनाइजिंग हो गया हमारा। स्टाफिंग हमने पढ़ लिया था, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट। अच्छा, इसमें हम लोग पहुंचे थे सिलेक्शन वाले प्रोसेस तक, है ना? एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये हम लोगों ने देखा था। एंड यस, उनका लिमिटेशंस एडवांटेजेस वगैरह कर लिया था। हमको सिलेक्शन वाले प्रोसेस से कंटिन्यू करना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा नहीं है, मेरा हाइट इज गुड, है ना? इतना कोई छोटा नहीं है, 5'5" है मेरा हाइट। तो 5'5" मेरे ख्याल से छोटा नहीं होता है ध्रुव। अभी ठीक है, जितना भी है, हाँ 5'5" इज नॉट ड्रॉप, ओके। कैसी बातें करता है रे तू? बहुत बढ़िया रविंद्र, शुक्रिया तुबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेक्शन वाले प्रोसेस से, ठीक है? हम लोग स्टाफिंग के प्रोसेस का बात कर रहे थे, एंड वहां पे हम लोगों ने देखा था कि सर, पहला चीज वहां पे हमने सबसे पहले देखा था सर, सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्लानिंग, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग, यस, मैन पावर प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मींस मैन पावर प्लानिंग होना चाहिए। दूसरा चीज क्या? उसके रिक्रूटमेंट हमारा सेकंड स्टेप था। रिक्रूटमेंट के बाद अभी अपन बात करें तीसरे स्टेप का, दैट इज सिलेक्शन। ओके, हाँ जी सर। नाउ सिलेक्शन इज व्हाट? सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तुम्हारे पास ढेर सारा चॉइसेस, तुम्हारे पास ढेर सारा ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, और उन ढेर सारे ऑल्टरनेटिव्स में से तुम क्या कर रहे हो? जो भी दी बेस्ट है, जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को, के स्ट्रक्चर को, जो तुम्हारी जॉब की रिक्वायरमेंट को, ठीक है, फुलफिल करता है, जो उसको बेस्ट सूटेड है, जब आप उसका क्या करते हो सर? सिलेक्शन करते हो। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन, यानी ऑप्टिंग आउट द बेस्ट amongst the various alternatives. तो that process is called selection। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। सेम मेरी भी हाइट, ओके ओके साहिल, अब बताओ इसको कोई कि 5'5" छोटी थोड़ी ना होती है। सर सही है आपकी हाइट, हाँ मुझे पता दुबे, मेरी हाइट सही है। ये ध्रुव की 6 फीट है, तो क्या इसको बाकी लोग छोटे लगते होंगे? कोई बात नहीं। बेस्ट सिंगर? मैं कहाँ बेस्ट सिंगर, मैं तो कभी गाने ही नहीं गाते भाई, ये तो गलत बात। शुक्रिया, थैंक यू दिव्या। नाइस नाइस नाइस। एक सेकेंड, ये पेन ड्राइव अपना डिस्चार्ज है, मैं
चलिए पढ़ाई की बात कर लेते हैं, पहले पढ़ाई कर लेते हैं बच्चों, फिर ये सब बातें तो होती रहेंगी अपनी। आ जाइए, ध्यान दीजिए इधर, बहुत बढ़िया आदत है, बहुत तुम्हारी। देखिएगा, तो नाउ perhaps the most crucial stage in staffing process is the selection. Selection is very crucial because any errors in selection may prove to be costly to the organization itself. This explains the reason why selection has occupied a a place of prominence, a place of importance in the management literature. अभी समझो, ऑर्गेनाइजेशन से गलती से क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन से गलती से हो गया कि उन्होंने गलत जगह पे, गलत पोजीशन पे किसी गलत बंदे को सिलेक्ट कर लिया, किसी को प्लेस कर दिया। वो बंदा उस काम को करने के लिए एकदम सही भी नहीं था, फिर भी आपने उसका सिलेक्शन उस जगह पे कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन सर, ज्यादा कुछ नहीं होगा, इतना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को पहली बात तो उसको सैलरी पे करना पड़ेगा, फिर दूसरी बात क्या सर, वो वहां पे अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, तो उसका आउटकम जो है सर, जितना अपन सैलरी पे इन कर रहे होंगे उतना आउटकम निकल के नहीं आएगा। तीसरी बात सर, उसको रिक्रूट करने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको जॉब पे फिक्स करने के लिए हमने जितना भी खर्चा किया ना अभी तक, वो सारा भी हमारी जेब में आएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट या एंटायर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की बात करता हूं पहले, इन द एंटायर प्रोसेस, एक सेकेंड आवाज कटा शायद। इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग यदि हम बात करें तो सिलेक्शन जो है इट 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 प्लेज अ कीन रोल, ठीक है। तो जब आप सिलेक्शन का बात कर रहे हैं, जब आप किसी भी अमंग्स द वेरियस ऑल्टरनेटिव आप किसी एक को वहां पे सिलेक्ट करने का बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या रखना चाहिए सर, यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर, ठीक है। देखिएगा, नाउ व्हाट इज सिलेक्शन सर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन and hence it is called a negative process. It divides the people into two categories, those who would be selected and those who would be rejected. A manager should exercise special skill in selecting the candidates. तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिलेक्शन को एक नेगेटिव एक्टिविटी कहा गया, एक नेगेटिव एक्सरसाइज कहा गया है। क्यों सर, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सिलेक्शन में आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कुछ को ही सिलेक्ट कर रहे हो, बाकी सबका आप क्या कर रहे हो, रिजेक्शन कर रहे हो, बाकी सबको आप ऐसा बोल रहे हो, बोले जाओ यहाँ से, बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कुछ सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, कैंडिडेट्स जो हैं उनको दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। वो लोग जो कि सिलेक्ट हो गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गए हैं, वो दूसरे लोग जो कि सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो जो सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए तो ये बहुत ही डिसहार्टनिंग हो गया, तो इसीलिए इसको एक नेगेटिव प्रोसेस कहा गया है, बिकॉज यहाँ पे आपको मोर देन सिलेक्शन, आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको रिजेक्शन करना होता है, ठीक है। इसीलिए इट इज अ नेगेटिव एक्सरसाइज, और वी कैन से इट इज अ नेगेटिव एक्टिविटी। Now, the process of selection, the process of selecting the candidates for employment in organization is a long process that contains the following steps. तो now selection के लिए क्या क्या steps follow करना होता है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, इसको पढ़ के समझ के आगे निकलना है, इसमें याद बात कुछ करने का दरकार नहीं है तुम लोग को इसके अंदर। देखिएगा, सबसे पहले एप्लीकेशन ब्लैंक। तो सबसे पहले भैया जो भी वैकेंसी निकला, जो भी जॉब का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है सर, उसके रिगार्डिंग एक जब वो वैकेंसीज निकलती तो जो भी बंदा या बंदी जिसको क्या करना है, अप्लाई करना है जॉब के लिए, तो वो क्या करते हैं सर, सबसे पहले एक एप्लीकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन में उनका नाम, पता, उनका क्वालिफिकेशन, उनका एजुकेशनल डिटेल, सब तरह का इंफॉर्मेशन होता है जी, ठीक है, ताकि जिन जिन डिटेल्स को देख के उन डिटेल्स को देख के ताकि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, उनको फिर बुला सके कि हाँ आप आ जाओ एक बार इंटरव्यू के लिए, आप हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल कर रहे हो, तो एक बार आ जाओ और हमको मुंह दिखा के चले जाओ। तो every candidate is required to fill up a blank application which provides a written record of the candidate's qualifications and etc. It is a traditional, widely accepted device for eliciting information from the prospective applicants to enable the management to make proper selection of the candidates. An application blank is a personal history questionnaire. तो basically application में आप क्या कर रहे हो, अरे जो भी इंडिविजुअल है ना, जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस, उन सब का मुझसे क्या कर रहे हैं, डिटेल ले रहे हैं इन रिटर्न, दैट्स इट। अच्छा, एप्लीकेशन जमा हो गया, फिर
इतनी सारी एप्लीकेशन में से तो जो भी मोस्ट सूटेबल होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को लगता होगा कि हाँ ये लोग ये जो है हमारा ये जो काम कर सकते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको अगेन कांटेक्ट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है और उनको उनका इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज टू एलिमिनेट द अनसुटेबल कैंडिडेट्स इन द वेरी बिगिनिंग। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज ऑफ ब्रीफ ड्यूरेशन आर कंडक्टेड। तो बहुत छोटे छोटे ड्यूरेशंस के क्या होते हैं, बहुत छोटा छोटा इंटरव्यूज कंडक्ट किया जाता है ताकि जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से जो डिजर्विंग वन नहीं है उनको हम क्या कर सके, पहले राउंड में बाहर निकाल सकें। A majority of applicants would be rejected in this stage. If the applicant is eliminated at this very stage, organization would be saving from the expenses of processing the candidate further. Even the unsuitable candidate would save himself from the trouble of passing through the long selection procedure. तो इससे ये फायदा होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू से कि जितने भी लोग जो क्वालिफाइड नहीं है या डिजर्विंग नहीं है तो वो पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी कॉस्ट बचता है और उस कैंडिडेट का भी टाइम बचता है कि वो अपना टाइम कहीं और देगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉस्ट किसी और पर लगा देगा, ऐसा चीज। देन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है टू मैच द इंडिविजुअल्स मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक विद द जॉब अप्रोप्रिएटली। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आर एसेंशियल हियर। इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड हॉबीज एटसेट्रा आर इंक्लूडेड। These days psychological tests occupy the place of prominence in these employment tests. फिर क्या किया जाता है सर, कुछ टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। ऐसा होता है ना भाई, आप लोगों का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, आप फर्स्ट राउंड में पार हो गए तो आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। वहां पे आपका प्रोफेशनल क्वालिटीज, आपका पर्सनल स्किल्स, इन सबको चेक किया जाता है उन टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट सबको पास करना रहता है। आजकल देखा जाए तो आजकल के टाइम पे जिस तरह का अभी सिनेरियो चल रहा है वहां पे साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे भी अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो फिर होते हैं इसके बाद फाइनल इंटरव्यूज, ठीक है। तो फाइनल इंटरव्यू में डायरेक्ट जो है, जो भी आपके समझो मैनेजमेंट है या जो सिलेक्शन कमिटी है वो क्या करती है, इन पर्सन इंटरव्यू कंडक्ट करता है विद दी, या जो आपके जो भी एचआर वगैरह हैं वो क्या करते हैं, इन पर्सन इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं विद दी एप्लीकेंट, ठीक है, विद दी कैंडिडेट्स। वो आपका होता है फाइनल इंटरव्यूज। An evaluation interview is perhaps the most crucial step in the selection process. A careful assessment of the candidate is made in the personal interview. मैंने कहा इन पर्सन इंटरव्यू होता है, ठीक है। क्यों होता है, ताकि हम बहुत केयरफुली और इन डिटेल असेस कर सकें उस कैंडिडेट को। The purpose of conducting the employment interview is to assess the candidate's strength and weakness for the position. Apart from finding out the suitability of the candidate, the face-to-face interview also provides an opportunity to the interviewer to know more about the candidate. At the same time, the candidate would also be in a position to know about the terms and conditions, organizational policy और क्या वो सब फालतू की बात है। तो फाइनल इंटरव्यू में क्या होगा सर, वहाँ पे जो भी कैंडिडेट है वो इन पर्सन में उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है विद दी टॉप लेवल मैनेजमेंट, या जो भी सिलेक्शन कमेटी में होते हैं या जो आपका एचआर होता है वो उसका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट किया जाता है सर ये इंटरव्यू, इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है ताकि इन डिटेल, भाई क्वालिफिकेशंस तुम्हारे पास सारा है, तुम हमारी जॉब के लिए फिट भी हो, पर हमको अब देखना है कि हमने तुम्हारा सिलेक्शन कर लिया ना, तो क्या तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूशन दे पाओगे, कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाओगे के भी या नहीं। तो वो चीज को असेस करने के लिए, इन डिटेल किसी का पर्सनालिटी समझने के लिए, इन डिटेल किसी का वीकनेसेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानने के लिए कि भाई अगर हमने इसको जॉब पे रखा तो ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, ये इसका वीक पॉइंट रहेगा, तो वो चीजें असेस करने के लिए ये इन डिटेल यानी फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, इन पर्सन जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर यहाँ से भी अगर हम पार निकल लिए तो फिर कुछ बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने अपने एप्लीकेशन में कुछ पहले पास्ट में कहीं काम किया होगा तो आपने वहाँ का रेफरेंस दिया होगा, तो वो रेफरेंस पे क्या कहते हैं कम्युनिकेट करते हैं कि भाई हाँ ये बंदा आपके यहाँ काम करता था क्या, इसने ये काम किया है क्या, इसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, कितना विलिंग है अपने, मतलब कितना मोटिवेटेड है अपने जॉब को लेके। तो वहाँ पे जो भी आपके रेफरेंसेस होते हैं, जहाँ भी आपके पास्ट के वर्क एक्सपीरियंसेस है, वहाँ पे कम्युनिकेट किया जाता है और आपके बारे में जो है डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो वो होता है आपका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। एंड उसके बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। The pre-employment physical examination in terms of medical test of a candidate is an important step in the selection process. This examination isolates the medically unfit people from the rest. अब देखो वैसे ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ना बच्चों, ये अपने कॉर्पोरेट्स में इतना नहीं होता है, ठीक है। जनरली ये मेडिकल टेस्ट वहाँ पे होता है जहाँ पे फील्ड वर्क जो है इंक्लूडेड होता है, वहाँ पे मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे मान लीजिए कुछ फिजिकल वर्क इन्वॉल्व है,
ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकलिटी इन्वॉल्व है, बहुत आपको फिजिकल एफर्ट्स डालना रहेगा, तो वहाँ पे ये जो है मेडिकल टेस्ट या मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। बाकी कॉर्पोरेट हाउसेस की बात करें या जहाँ पे हमारा बेसिकली हमको कुछ जहाँ पे हमको मेंटल एफर्ट ज़्यादा लगाना है, तो वहाँ पे इस तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाता है। ओके विवेक, हेलो विवेक, हाउ आर यू? मैंने शादी की है नहीं बेटा। नेक्स्ट, फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, फिर जब ये सब चीजें हो जाती हैं, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है और आपको जॉब पे प्लेस कर दिया जाता है। तो इफ अ कैंडिडेट हैज क्लियर्ड ऑल दी हर्डल्स, शुरुआत से लेके पहले स्टेप से लेके अभी तक के जितने भी हर्डल्स थे, जितनी भी रुकावटें थी, आपने यदि उनको एकदम अच्छे से पार कर लिया है, तो आपका क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। इन द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी स्टेटेड द टर्म्स, उसमें आपके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए रहते हैं एम्प्लॉयमेंट के, जैसे कि आपका पे स्केल क्या होगा, आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा, आपका स्टार्टिंग सैलरी कितना होगा, अलाउंसेस क्या होंगे और बाकी सारी बातें। तो इस तरह से पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट किया जाता है बच्चों। आर्मी वगैरह में, यस आर्मी वगैरह हो गया आपके, वहाँ पे ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। इवन आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का बात कर लो, जैसे आप रेलवेज भी देते हो, रेलवेज में अगर आप एग्जामिनेशन देते हो कोई भी जॉब के लिए, तो वहाँ पे भी आपका मेडिकल कराया जाता है, वहाँ पे आपका आई साइट वगैरह ये सब चेक किया जाता है। बट कॉर्पोरेट हाउसेज में ये सब इतना चेक नहीं होता है जितना मुझे, मतलब आप किसी कंपनी में मान लो आप मैनेजर की पोस्ट पे जा रहे हो, तो वहाँ थोड़ा तुम्हारा मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करेंगे, बोले जाओ 100 मीटर भाग के दिखाओ हमको, फिर हम देखेंगे कि क्या तुम 100 मीटर भागने की तुम कितने देर में भागते हो, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है बिल्डिंग, तो वहाँ पे तुम कितनी बार भाग लोगे, ऊपर नीचे कर लोगे, ऐसा थोड़ा ना है। तो जहाँ पे कोई फिजिकल वर्क रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे मेडिकल फिटनेस इज रिक्वायर्ड, तो वहीं पे ये मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है, ऐसा हर डिपार्टमेंट में इसको कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा था, क्योंकि देखो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने से कुछ होगा तो है नहीं, करा लेंगे कंडक्ट, सामने वाला कैंडिडेट भी पास कर लेगा, पर अल्टीमेटली इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट बढ़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई कॉस्ट टेस्ट कंडक्ट करा रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट हमको ये थोड़ा ना करना है यार, हमको तो कॉस्ट बचाना है अपना। फिर ऐसा, तो ऐसे अननेसेसरी टेस्ट भी नहीं करवाने का। हाँ साइकोलॉजी टेस्ट बिल्कुल हो सकता है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजी टेस्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक जन का साइकोलॉजी समझना रहता है कि भाई किस एक्सटेंट तक उसका मेंटल एफर्ट चलता है, किस एक्सटेंट तक वो सोच सकता है, चीज़ें कर सकता है, ऐसा चीज़। सर एनसीसी का वैल्यू है क्या? एनसीसी का वैल्यू है, बट वो अलग, उसके लिए मतलब उसका एक अलग ही जगह है जहाँ पे एनसीसी का वैल्यू है बेटा, हर जगह आप उसको नहीं देख पाओगे। सर मैंने दिया है आर्मी का फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट क्लियर। अच्छा, तुमने आर्मी का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट क्लियर कर रखा है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, वाओ, दिस इज इमेंस। अभी तुम समझो, मैं तुमको बताता हूँ एक बात, ये तुम क्या कर रहे हो अभी, तुम फाउंडेशन पढ़ रहे हो, हाँ, तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, ये तुम्हारा टेस्ट ही तो कंडक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में तुमको सीए में इंटर करना रहेगा, सीए में फाइनल करना रहेगा, तुमको आर्टिकलशिप भी करना रहेगा, तो वो सारा हार्डशिप से होके गुजरना रहेगा तुमको। ठीक है, तो इतना सारा भी तुम पे, ये जो सीए में फाउंडेशन पढ़ रहे हो, तो ये सब तुम अभी जो जितना भी पेन वेन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, एक टेस्ट ही तो कंडक्ट हो रहा है तुम्हारा, कि बाद में क्या तुम वो सीएमए वाला जो प्रोफेशन है, वो जो लाइफ रहेगा इतना बढ़िया वाला, क्या तुम उसको डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो। तो ये भी तो क्या है, हम भी सेम सेम, हमारा इंस्टीट्यूट भी सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा है सिलेक्शन के अंदर, सबका एप्लीकेशन भरवा लेता है और फिर सबको बोलता है जाओ पढ़ाई करो, फिर जो मोस्ट डिजर्विंग होते हैं, जो मोस्ट हार्डवर्किंग होते हैं, उनका सिलेक्शन किया जाता है। पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट में तुम्हारा सेम है फाउंडेशन पे, फिर उसके बाद और अच्छा क्वालिटी का निकालना तो इंटर पे, फिर बिल्कुल एकदम प्योर क्वालिटी का निकालना तो फाइनल लेवल पे, फिर ठीक है बोले आ जाओ, तुम्हारा रिक्रूटमेंट हो चुका है, बधाई हो, आप सीए में बन चुके हो, आप आ जाओ, आप मुंबई आ सकते हो। ठीक है, ऐसी वाली बात। एनडीए ओटीए, मुझे इतना आइडिया नहीं है बेटा इन सब चीज़ों का ना, आर्मी क्लर्क, चलो ठीक है जो भी है आप लोग का। देखिए इधर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ नेक्स्ट आता है इसमें फिर आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आफ्टर सिलेक्शन जो नेक्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है बच्चों हमारा स्टाफिंग के अंदर, वो होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई आपने किसी बंदे को सिलेक्ट कर लिया, उसको उस जॉब के लिए रख भी दिया है, वो बंदा उस जॉब को कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। अब समझ के चलना, मान लो कोई भी तरह का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ गया, जिस भी सॉफ्टवेयर पे, अभी देखो जितना भी कॉर्पोरेट हाउसेस होता है ना, वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसपे हमारा काम होता है। इवन आप समझो, हम जो ये इनकम टैक्स रिटर्न, जो जीएसटी रिटर्न ये सब होते हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं, तो इनका भी कुछ पोर्टल होता है, इनका भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। अब मान लो वो सॉफ्टवेयर में पोर्टल में क्या हो गया, कुछ अपग्रेडेशन आ गया,
है ना, कुछ भी टेक्निकल अपग्रेडेशन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार हम तो यूज टू हैं पुराने वाले के, जो कोई एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल है, एग्जिस्टिंग पर्सन है जो कि कोई स्पेसिफाइड जॉब कर रहा है, तो वो तो यूज टू किसका है, पुराने सॉफ्टवेयर का। अरे मान लो कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, कोई नई तरह का अपग्रेडेशन आ गया इन एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बेटा उसको स्विच करना पड़ेगा, मतलब बंदे को सीखना पड़ेगा ना। तो उसका क्या कहते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है। तो आफ्टर सिलेक्शन क्या है ना, हम एक ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं विच इज वेरी मच डायनामिक, तो उसमें क्या होता रहता है, रेगुलर बेसिस पे चेंजेस तो आते रहते हैं सर, चेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। यस दे आर अ पार्ट ऑफ लाइफ ना। हाँ, तो सर वो सभी चेंजेस को हम क्या कर सके, प्रॉपरली अडॉप्ट कर पाएंगे, हमारा कंपेटेबिलिटी रहे, हम कंपैटिबल रहे उन सभी चेंजेस से। तो उसके लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या करा जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, सो दैट जितने भी पर्सन, जितने भी इंप्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका क्या होता रहे सर, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होता रहे। बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो अपने पर्सनल स्किल्स को क्या कर सके सर, इंप्रूव कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सके इनटू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बताइए क्या आपको समझ में आ रही है सब बातें, आप समझ रहे हैं मेरी बातें। हाँ, तो ये होता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसको मैं पढ़ के नहीं बता रहा क्योंकि बहुत सिंपल सा बात है, इसमें ऐसा कुछ बहुत ऐसा वो बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आ जाइए। एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एम्ड एट फुलफिलिंग द फॉलोइंग पर्पस। तो जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं उनका पर्पस क्या होता है, किस पर्पस से उनको किया जाता है, तो देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखो तो ट्रेनिंग और वगैरह सब जो किया जाता है, क्यों सर, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कफोर्स, मैंने आपको बताया। टू इम्प्रूव द क्वालिटी लॉट प्रोडक्ट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल इट्स फ्यूचर पर्सनल नीड्स, कि भाई मैं एक पर्सन हूँ, मुझे फ्यूचर में, मैं पता है यार, मैं अभी आज जो है असिस्टेंट मैनेजर की तरह काम कर रहा हूँ, मुझे फ्यूचर में मैनेजर का पोस्ट एक्वायर करना है। सो फॉर दैट आई विल बी रिक्वायरिंग न्यू स्किल्स। तो वो नए स्किल्स मेरे अंदर कहाँ से डेवलप होंगे सर, थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, टू प्रमोट द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब, टू प्रिवेंट द ऑब्सोलेंस ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क, कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो आउटडेटेड ना हो जाए, तो टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते रहना विद द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो इसके लिए टू मेंटेन पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज इन द एंटरप्राइज एंड टू इम्प्रूव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस क्लाइमेट। तो ये सभी पर्पस को ध्यान में रख के ट्रेनिंग वगैरह अंडरटेक किया जाता है। जेफ हैरिस ने कहा था, ट्रेनिंग ऑफ एनी काइंड शुड हैव एज इट्स ऑब्जेक्टिव द रीडायरेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट। ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही मकसद है, क्या, इंप्रूवमेंट, दैट्स इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो जब इतनी सी बात थी तो इतना सब क्यों दिया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। improvement of behavior so that the performance of the trainee becomes more useful and production for himself and the organization। मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली स्किल्स बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये सब इसका बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं सर, कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास ट्रेनिंग के। तो यदि आप देखोगे बच्चों, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे तुमको बताऊं, ऑन तुम लोग को भी ट्रेनिंग से होके गुजरना पड़ेगा, तुम लोग भी इंटर में तुमको ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ेगा, है ना। अभी इंटर में कैसा रहता है सर, देखो अभी अच्छा इंटर का बात निकला तो इंटर का मैं तुमको बताता हूँ बच्चों, हमारा सीएमए इंटर का क्लासेस चलता है जैसे। तो जो बच्चे हमारे यहाँ सीएमए इंटर का क्लासेस लेते हैं, तो उनका ज़्यादातर यही हमेशा क्वेश्चन रहता है कि सर क्या करने का, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करने का, ट्रेनिंग कहाँ से करने का सर। क्योंकि देखो बहुत ऐसी कम इतना आसानी से आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे मिलता नहीं है। जैसे राजस्थान की हम बात करें, हमारे यहाँ जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स वगैरह होते भी हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत आता है। तो उनको हम बताते हैं कि भाई इधर से आप जो है ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, तो 2 तरह का ट्रेनिंग होता है इसमें भी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो बेसिकली आप लोग जो ट्रेनिंग करते हो कौन सा होता है, वो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बेसिकली यू आर नॉट ऑन जॉब, बट आप इनटू द सिलेबस हो, आप पढ़ाई भी कर रहे होगे, आप पढ़ाई भी कर रहे हो और संग संग आपको ट्रेनिंग भी करना है। तो एक तरीके से वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग की समझ सकते हो आप लोग, जो आपका सेम इंटर के संग में चलता है ना, कि हमको साथ साथ क्लासेस भी करना है, क्लासेस के संग संग फिर हमको ट्रेनिंग भी करना है, फिर हमको पढ़ाई भी करना है। बाप रे बाप, कितना सारा काम रहेगा, एक बेचारी नन्ही सी जान कितना काम करेगी बताओ मुझे। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल 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 मिस्टर ट्रू।
देखिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बात करूं तो एक्चुअली ट्रेनिंग बिगिंस द फर्स्ट डे व्हेन एन एम्प्लॉय स्टार्ट्स हिज जॉब. Every employee learns a lot on the job. On the job training is normally given by the superior or supervisor. One notable feature is that there is no artificial location. Everything is a reality. The methods employed to make the on the job training are as under: coaching, apprenticeship training, job rotation, vestibular training and self improvement programs. तो बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि आप कोई किसी अलग इंस्टीट्यूट में नहीं भेज रहे आपको कि जाओ और वहां जाके ट्रेनिंग करके आओ. अरे नहीं नहीं बाबा, तुमने जिस दिन से जॉब स्टार्ट किया उसी दिन से तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, तुम्हारा जो भी सुपीरियर है या तुम्हारा जो भी सुपरवाइजर है वो तुमको रोज ट्रेन करेगा कि ये काम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो. तो जॉब पे रहते रहते नया कुछ काम करते करते भी आप ट्रेन हो जाते हो. संगी संग देयर आर अदर मेथड्स आल्सो जिसके थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है कि भाई कोचिंग आपको दिलवा दिया जाए. मतलब कोचिंग मतलब ऐसा कुछ नहीं कि तुमको कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजा जाएगा. मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक सेशंस कंडक्ट करना. ठीक है, जहाँ पे कोई पर्सन आके आपको कोई बता के आ रहा है, आप 10-15 जनों का टीम है, जैसे मान लो आपका नया नया सिलेक्शन हुआ किसी कंपनी में, तो वहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स वगैरह रन किए जाते हैं. उसके बाद आपको ट्रेनिंग आपका चलता है, 10-7 दिन का ट्रेनिंग चलता है. उसमें आपको बताते हैं कि ये तुम्हारा काम रहेगा, ये काम ऐसे ऐसे करना रहेगा, ये सब चीज़ चलता है. ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कई बार क्या होता है कि भाई इससे पहले कि तुमको पक्का किया जाए, तुम्हारा 10-15 दिन का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चलता है जिसमें आपने अगर सही से कर लिया तो आपका फाइनल है सिलेक्शन, नहीं तो आप निकल सकते हो. जॉब रोटेशन कि भाई क्या करते रहना विद इन द सेम डिपार्टमेंट, हर एक एक बंदे को अलग अलग जॉब्स करवाना ताकि वो उस एक बंदे को सभी तरह का जॉब्स करना आ जाए. ठीक है, वेस्टिबल ट्रेनिंग कि भाई कुछ सिचुएशंस ऐसा बना के देना जहाँ पे आप क्या करो, नया नया सिचुएशन हमेशा आपको मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कर रहे हो, तो उसमें आप ट्रेन होते जा रहे हो. देन सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम. तो ये सब कुछ चीजें रहती है इसके थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग किया जाता है. यस, अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये 19 लोग अभी, तुम लोग किधर थे भाई? ये जो नए लोग अभी जुड़ रहे हैं अभी सेशन में, तुम लोग से क्या सुबह सुबह उठा नहीं जाता क्या? हैं, बहुत ऐसा तुम लोग ऐसा मस्त एकदम उठते हो सुबह 8-9-10 बजे तक उठते हो, बोले यार क्लास हो गई है बाद में देख लेंगे, ऐसा करते हो क्या? हैं, तुम लोग सही हो भाई. अच्छा, बाकी मैं मेरा फेवरेट डायलॉग तो मारना ही भूल गया आज के दिन पे कि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो. बहुत मारूंगा नहीं तो, सही बता रहा हूँ. आज कितना 19-20 लोग अभी लाइव, तुम लोग ये क्लास कर रहे हो अभी, 12 लाइक्स. दिस इज नॉट डन यार, एट ऑल दिस इज नॉट डन. तुमको लाइक करना पड़ेगा, समझ रहे हो? वेस्टिबल ट्रेनिंग मैंने बताया ना. देख, मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, करता हूँ, एक सेकेंड है ना. तुम लोग पहले इसको लाइक करो तो अपन आगे बढ़ेंगे. अब करते क्या रहते हो तुम लोग अभी इतना देर देर तक हैं? करते क्या रहते हो इतना इतना देर तक, इतना लेट उठते हो तुम लोग? देखो मैं तुमको बताता हूँ बच्चों, वेस्टिबल ट्रेनिंग आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आपने कहा कि इसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोल देंगे. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नहीं रहेगा बेटा, आप वो जॉब पे रहते ही तुमको उस तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है. ठीक है, कि तुमको अलग से किसी जैसे तुम्हारा तुम जॉब पे हो एंड अपार्ट फ्रॉम द जॉब टाइमिंग्स तुमको अलग से एक सेशन सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट किया जा रहा है जहाँ पे तुमको काम के बारे में सिखाया जा रहा है. तो वो वही तो है, तो उसको तुम ऑफ द जॉब नहीं बोलोगे. ठीक है, तो बेटा जैसे मैंने बोला कि आपका सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट किया जाएगा, आपका ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पे अलग से एक जगह दूसरी जगह पे आप कंडक्ट किया जाएगा, बट आप जॉब पे रहते ही वो तो चल रहा है. तुमको जॉब से थोड़ा निकाल दिया गया, समझो. भले ही वो तुम्हारा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है, तुमको जॉब से तो नहीं निकाला गया ना. यू आर ऑन द जॉब एट द टाइम, एंड उसके बाद तुम्हारा अपार्ट फ्रॉम योर जॉब टाइमिंग्स तुम्हारा अलग से एक क्या कर रहे हैं, सेशंस कंडक्ट किया रहा है, तुम्हारा ट्रेनिंग कंडक्ट किया रहा है किसी दूसरी जगह पे. तो दैट इज कॉल्ड वेस्टिबल ट्रेनिंग. तो इट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नहीं है बेटा वो. ठीक है ध्रुव, राघवेंद्र, वेस्टिबल ट्रेनिंग बता दिया ना मैंने बेटा, अभी भी क्लियर नहीं है क्या? देखो नीचे इसने ड्रूक ने भी मैसेज किया है, वो भी आप देख लो. बाकी मैंने बता ही दिया है आपको. 12th में ऑफ द जॉब में गिवन था? नहीं 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 नहीं, ऑन द जॉब में आएगा बेटा ये. कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलो तुम लोग ऐसा बोल रहे हो तो विल चेक इट आउट इट. ठीक है, एक बार मैं इसको अच्छे से चेक करके तुमको कल एक बार बता दूंगा. ठीक है, विल अपडेट यू टुमारो. नो इशू, नो इश्यूज एट ऑल. देखिएगा आगे बढ़े. नाउ मेरिट्स क्या रहते हैं सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग का?
मेरिट्स का बात करें तो सर सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ट्रेनी जो है वो जॉब पे रहते रहते, है ना, एक्चुअल काम करते करते क्या करता है सर, वहाँ पे ट्रेनिंग कर मतलब उसको काम सीख लेता है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए उससे अच्छा तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको एक्चुअल वर्किंग जो फील्ड है वहां पे उतार दिया जाता है, उसको कहा जाता है जा सीख, ऐसा चीज। दूसरा, द ट्रेनी ऑब्जर्व द रूल्स रेगुलेशंस एंड सिस्टम्स बीइंग फॉलोड इन डे टू डे ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डे टू डे जो रूल्स हैं, रेगुलेशन, जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है वो उसको समझ में आ जाता है। देन एडिशनल पर्सोनल आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज when the on the job method of training is used, therefore there is an advantage of economy by using this method। देखो, जब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि बाहर से किसी को बुलाना पड़ेगा कि आओ और जरा हमारे जो ये नए नए एम्प्लॉयज इनको जरा ट्रेन कर दो, क्योंकि अगर आप बाहर से किसी को बुला रहे हो, विद आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी को बुला रहे हो, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, आप लोग नौकरी पर रख दिए गए हो, अब जो भी एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रिएक्ट करना है, आपको सीखना भी यहीं पे कहीं। तो यहाँ पे आपका एडिशनल जो कॉस्ट हो सकता था कि बाहर से किसी को बुलाते और फिर उससे सिखवाते, तो वो कॉस्ट आपका बच गया। ठीक है सर, पूनम गांधी की बुक में था, बहुत फेमस पब्लिशर है वो, पूनम गांधी, आई नो पूनम गांधी, आई नो पूनम गांधी, डोंट वरी बेटा। एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों। अभी जैसे कॉस्ट कॉस्ट की बार बार बात आ रही है कि कॉस्ट बच गया ऑर्गेनाइजेशन का, कॉस्ट बच गया ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा मैं तुमको एक बात बताता हूँ, एक बढ़िया बात बताऊँ तुमको, कॉस्ट बचाने से लेके अभी तुम लोग फाउंडेशन में, चलो फाउंडेशन तो जो भी है, इंटर अगर तुम करते हो ना हमारे यहाँ, तो तुम्हारा ऐसा कॉस्ट बचता है ना, तुम लोग को भी कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। तो तुम लोग को भी यदि होना है कॉस्ट एफिशिएंट, तुम लोग को इंटर के बारे में जरूर सोचना चाहिए नॉलेज एकेडमी से, समझ रहे हो तुम। आ जाओ नेक्स्ट। सर डीमेरिट्स क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का? डीमेरिट्स का बात करें तो सर दे द ट्रेनी में लर्न इन अ हैपहैज़ार्ड मैनर, since there is no direction under which the trainee learns while performing the job, there would be disorganized learning on the part of the trainee। मतलब सर आपने तो ट्रेनी को क्या कर दिया, सीधे फील्ड में उतार दिया, जा सीख। अब वो ट्रेनी, मान लो ट्रेनी को समझ में ही नहीं आएगा ना, मतलब जो बंदा वहां पे सीखने गया तो उसको क्या पता कि कौन सा काम कैसे कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वहां पे मे बी वो लर्न तो कर लेगा, बट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे में लर्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसा चीज ये बताएंगे मैंने, हाँ मैंने बोल दिया, कोई नहीं कोई नहीं, तो आफरीन उसने बोल दिया कि हाँ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जबरदस्ती आओ, ऐसे ऐसे मत हो, आ जाओ नेक्स्ट। समटाइम्स इन एक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑफ मशीन्स एंड टूल्स बाय द ट्रेनी में रिजल्ट इन कोलोसल लॉसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल इफ एन एम्प्लॉय, देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुमको बताता हूँ, इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या है ना, यहाँ पे जैसे ऑनलाइन क्लास हमको कंडक्ट करना होता है, तो इसमें एक सिस्टम है, हमको बिठाना पड़ता है। मान लो मैं नया नया हूँ, मुझे बोल दिया, बोले जा सुबह सुबह जाके ऑनलाइन क्लास ले ले, मुझे तो ये सेटअप करना ही नहीं आता, तो मुझे तो यूज करना नहीं आना। मालूम पड़ा ये आईपैड जिसको मैं यूज कर रहा हूँ क्लासेस लेने के लिए, आईपैड मेरे हाथ से गिर गया और टूट गया, बाप रे बाप, ये पेन ये मेरे हाथ से गिर गया और टूट गया, तो भैया ऑर्गेनाइजेशन का तो लॉस हो गया ना। तो वही बात सेम ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भी रह सकता है कि वो लोग जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं कि वो काम कैसे करना है, तो वो मे बी एक लॉस कॉज कर सकते हैं टू दी ऑर्गेनाइजेशंस, वी कैन से व्हाट, टूल्स एंड मशीन्स वगैरह। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ अपना कॉस्ट बचाने का सोचा था, वहाँ पे क्या पता ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट एडिशनल लग जाए, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। देन the productivity of employees who is undergoing training on the job would be dismal and disappointing, further it affects the flow of work when the production undergoes different processes। देखो, तो जो बंदा जिसका ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक पूरा सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है, जहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब मान लो वो जो पूरा प्रोसेस है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 4 तो एक्सपीरियंस बंदे हैं, एक मान लेते हैं, एक जो है वो नया बंदा है। तो उससे क्या होगा, जो पूरा प्रोसेस जो टाइमली मैनर में होता था ना, वो कहीं ना कहीं बीच में हिंडर हो जाएगा। हिंडर कैसे होगा कि बीच में आपने किसको डाल दिया, एक नए एम्प्लॉय को डाल दिया, एक नए ट्रेनिंग को डाल दिया, उसको तो पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है, तो वहां पे आपका टाइम में भी ज्यादा लग सकता है, इनएफिशिएंसी आ सकता है। तो ये चीज हो सकता है बच्चों। देन समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रेनी टू वर्क एज वेल एज लर्न। और कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो इतने कंपैटिबल नहीं होते, तो उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होता है कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सीखना और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम काम करना।
तो इन स्पाइट ऑफ दीज लिमिटेशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो ये कुछ लिमिटेशन रहती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, बट स्टिल ये सभी लिमिटेशन होने के बावजूद भी स्टिल ऑन द जॉब ट्रेनिंग को ही लोग ज्यादातर क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, ऐसा चीज। तो ये था आपका बच्चों ऑन द जॉब ट्रेनिंग और इसके मेथड्स, सॉरी इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में तुम्हारा बच्चों अलग से तुमको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, अभी ऑफ द जॉब सर सीएमए की जो ट्रेनिंग होती है वो कौन सी है, सुबह आप है ना सीएमए की जो ट्रेनिंग है ना, अभी समझो वो तो तुम पढ़ते पढ़ते कर रहे हो ना साथ में, यू आर नॉट ऑन एनी काइंड ऑफ जॉब, है ना। तो बेसिकली मैं तो ऐसा कहूंगा, पर तुम पढ़ाई के साथ साथ तो करो ना, तो तुम तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मान के चलो, क्योंकि तुमको पढ़ना भी है और तुमको सीखना भी है। ठीक है, क्लासेस भी करना है, ऐसा। अच्छा, अभी सुनो बच्चों, एक्चुअली आज का सेशन में छोटा रखना पड़ेगा, अभी आज का क्लास में छोटा रखना पड़ेगा, बिकॉज अभी क्या ना अभी दूसरा क्लास भी है, एंड अभी आज का थोड़ा टाइम थोड़ा ऐसा हो गया, बिकॉज 8:30 रखा था क्लास, बट ठीक है। अभी अपन ये वाला क्लास मुझे भी यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। मिलते हैं अपन लोग दिन में अगेन इकोनॉमिक्स के साथ में अपन में वापस मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम कंडक्ट करेंगे हमारी गुफ्तगू एक दूसरे के साथ में, कंडक्ट क्या कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू के साथ में, और आगे जो हमने कल जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे रिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से बाय बाय, मिलते हैं अपन दिन में, और उसके बाद कल वापस सुबह। ठीक है, अभी इस सेशन को मैं यहीं पे इसको वाइंड अप करता हूँ सर टाइप्स में। चलिए बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।